नमस्कार, सुख श्रेष्ठ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितु। तो कैसे हैं आप सभी? होप सो अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी काफी बेहतर चल रही होगी। तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि कुछ टेक्निकल इशू की वजह से कई दिनों से क्लासेस नहीं जा पा रही है और आज लाइव क्लासेस थी, लेकिन एंड टाइम में कुछ इशू होने की वजह से जो आज की भी क्लास है लाइव नहीं हो पाई। तो फिर हम आज रिकॉर्डिंग क्लासेस कर रहे हैं। तो इससे पहले जो प्राचीन भारत के इतिहास की हमारी क्लासेस दो हुई है, उसमें हमने एक तो सिंधु घाटी सभ्यता, प्राचीन इतिहास की विस्तार की चर्चा की थी और वैदिक सभ्यता पर चर्चा की थी। आज के सेशन में हम 16 महाजनपदों और मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम यहाँ देखेंगे उन 16 महाजनपदों की राजधानी कहाँ पर थी और मगध साम्राज्य का कैसे विस्तार हुआ, कौन कौन से प्रमुख वंश थे। तो आज के सेशन में हम हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश की चर्चा करने वाले हैं। इससे जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, वहां पर हम विस्तार से मौर्य साम्राज्य के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम अपने आज के सेशन को शुरू करें। तो महाजनपद एवं मगध साम्राज्य की बात करनी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं महाजनपद। जब भारत में आर्यों का विस्तार हुआ, आर्य यहाँ रहने लगे, क्योंकि हमने शुरू में चर्चा की थी कि आर्य जो थे उत्तर पश्चिमी भाग, उत्तर प्रदेश के कुछ पश्चिमी भागों में तथा पंजाब वगैरह क्षेत्र जो है वहां पर बसे। धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल तक आते आते आर्यों का विस्तार पूर्व की तरफ बढ़ता गया। तो महाजनपद जो है उन्हीं की देन है। आर्यों ने ही जो समृद्ध जो उस समय के साम्राज्य थे, जो क्षेत्र थे कुछ, उन क्षेत्रों को महाजनपद का नाम दिया। तो महाजनपद की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? सबसे पहले जो सवाल आएगा मन में कि कहाँ से हमें जानकारी प्राप्त होती है, तो 3 प्रमुख ग्रंथ हैं जहां से हमें महाजनपद की जानकारी मिलती है। 2 बौद्ध ग्रंथ है और एक जैन ग्रंथ। अक्सर जो सवाल पूछा जाता है कि महाजनपद की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो वो ये रहता है ऑप्शन में अंगुतर निकाय। तो सबसे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय, इसके अतिरिक्त महावस्तु और जैन ग्रंथ था भगवती सूत्र। ये 2 जो है वो बौद्ध ग्रंथ है और एक जो है वो जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, जिससे हमें महाजनपद की जानकारी मिलती है। हम सभी इस बात को जानते हैं कि टोटल जो है, आप सभी ने भी पढ़ाई की होगी कि टोटल जो महाजनपदों की संख्या थी वो कितनी थी? 16 थी। तो उन 16 महाजनपदों की अब हम चर्चा करने वाले हैं। तो उन 16 महाजनपदों में से 2 ऐसे महाजनपद थे जो कि गणतंत्रात्मक थे। इसके अतिरिक्त जो 14 थे बच गए, वहां पर राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। अब इतना तो आप सभी जानते ही होंगे कि गणतंत्रात्मक और राजतंत्रात्मक में क्या अंतर है। क्योंकि गणतंत्रात्मक का क्या हुआ कि जो जनता द्वारा, जनता के लिए चुनी हुई सरकार है, और राजतंत्रात्मक में यहाँ पर राजा वंशानुगत तरीके से, यहाँ पर क्या है कि जो शासन व्यवस्था है वो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार कर रही है, लेकिन यहाँ एक ही व्यक्ति जो है वो मुख्य है, उसके अलावा कर, यानी कह सकते हैं कि जो राजा है वही सब कुछ है, सर्वे सर्वा सब है वहीं पर। और वंशानुगत तरीके से, यानी इसका बेटा फिर वहां का बनेगा और उसी के हाथ में वो जो चाहे करे उसके। अब ये नहीं, पर यहां पर है कि वहां मनमानी नहीं चलने वाली है। तो ये होता है मुख्य। तो 2 कौन से वो महाजनपद थे जहां पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी? तो वो याद रखिएगा, वजी और मल। वजी और मल दोनों ही महाजनपदों में हमें गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था मिलती है उस समय में। और याद रखिएगा उसमें भी जो वजी है, यहां पर जो शासन था उस समय लिच्छवी का था। किसका था? लिच्छवियों का था। तो लिच्छवी जो थे, ये विश्व का जो पहला हमें गणतंत्रात्मक व्यवस्था मिलता है, यहीं पर याद रखिएगा, विश्व का पहला
शासन, जो हमें वो कहां पर वजी संघ में जो लिच्छवी थे वहां से देखने को मिलती है। लेकिन महाजनपदों में मल जो था वहां पर भी कौन सी व्यवस्था थी? तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था ही थी। अब हम यहाँ पर एक नजर महाजनपदों को देख लेते हैं और राजधानियां, क्योंकि अक्सर जो प्री एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं यही कि इस महाजनपद की राजधानी कौन सी है, या सुमेलित है या सुमेलित नहीं है, या फिर मिलान करने को दे दिया जाएगा। तो याद रखिएगा कौन सा? तो काशी, काशी का जो क्षेत्र है वहां, उसकी राजधानी क्या थी? वाराणसी। इसके अलावा कोसल, कोसल की जो राजधानी थी श्रावस्ती, और याद रखिएगा यही श्रावस्ती जहां पर की महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, श्रावस्ती। इसके अतिरिक्त याद रखिएगा जो कौशल है वहां की जो राजधानी थी पहले वो अयोध्या ही भी रही थी। अंग जो है, अंग की जो वो चंपा, याद रखिएगा। अंग के ये तीन जो है वो याद रखिएगा। एक बात और, बिहार में है। ये जो तीन महाजनपद हैं अंग, मगध और वजी, वो याद रखिएगा बिहार में है। जिसमें अंग की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान के क्षेत्र में इसमें भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र जो है, भागलपुर मुंगेर जो क्षेत्र है। मगध में अगर बात किया जाए तो आज का पटना, उस समय पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा नालंदा और गया, ये जो क्षेत्र है। और वजी में वैशाली व मुजफ्फरपुर, ये जो क्षेत्र है ये वजी महाजनपद के अंतर्गत आते हैं। तो अंग की जो राजधानी थी चंपा, और याद रखिएगा चंपा जो है उस समय अपने वैभव और वाणिज्य व्यापार के लिए काफी फेमस था। कह सकते हैं कि वैभव, वाणिज्य व्यापार, व्यापार में समृद्ध था। इसके अलावा मगध, मगध की जो राजधानी है राजगिरी, याद रखिएगा राजगिरी पहले गिरिव्रज के नाम से जाना जाता था, फिर राजगिरी हुआ। और मगध की राजधानी बाद के समय में जो हो गई वो पाटलिपुत्र, क्योंकि उदयन ने, हर्यक वंश का जो शासक था उदयन, उसने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की और उसे ही अपनी राजधानी बना दी। तो ये याद रखिएगा। वजी की बात करें तो वजी की जो राजधानी है वो वैशाली है। इसके अलावा मल जो क्षेत्र है उसकी राजधानी कुशीनगर, और एक और मलों के लिए जो क्षेत्र प्रसिद्ध था वो याद रखिएगा पावा। मल के दो भाग थे, एक कुशीनगर या कुशीनारा के नाम से भी जानते हैं, और एक जो क्षेत्र था वो मल्लों के पावा का जो रीजन था। इसके अलावा चेदी की बात करें तो सुक्तिमती इनकी जो राजधानी थी। वत्स की राजधानी जो थी याद रखिएगा कौशाम्बी थी। पांचाल, पंचाल की दो राजधानियां थी। उत्तरी पंचाल की जो राजधानी थी वो अहिछत्र थी, और दक्षिणी पंचाल की जो राजधानी थी वो काम्पिल्य थी। तो ये याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी ऐसे में उत्तरी और दक्षिणी में कंफ्यूज हो सकते हैं। उसके अलावा मत्स्य, मत्स्य जो है इसकी राजधानी विराटनगर थी, और ये अगर बात की जाए तो राजस्थान में, और राजस्थान में भी अगर क्षेत्र की बात की जाए तो भरतपुर और अलवर जो है वो क्षेत्र है। सुरसेन, सुरसेन मथुरा जो राजधानी थी अस्मक, अस्मक की राजधानी पोतना या पोटली। याद रखिएगा अस्मक के बारे में एक बात कि अस्मक एकमात्र महाजनपद दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद। अवंती, अवंती की भी दो राजधानी थी। उत्तरी के क्षेत्र की राजधानी जो थी वो याद रखिएगा उज्जैनी थी, और जो दक्षिणी क्षेत्र है ये टाइपिंग यहां होनी चाहिए थी महिष्मती। जो दक्षिणी क्षेत्र था उसकी जो राजधानी थी वो थी महिष्मती। गांधार जो कि वर्तमान में बात की जाए तो पाकिस्तान में है, तो गांधार की जो राजधानी थी वो तक्षशिला, याद रखिएगा वर्तमान में
पाकिस्तान क्षेत्र में है, पाकिस्तान के रीजन में। कंबोज, कंबोज की जो राजधानी थी राजपुर, और ये है कश्मीर में, कह सकते हैं कश्मीर वाले रीजन में। और कुरु की अगर बात की जाए तो कुरु की जो राजधानी थी वो इंद्रप्रस्थ है। जो वर्तमान की बात की जाए तो हरियाणा का कुछ क्षेत्र और मेरठ वगैरह का कुछ रीजन, ये दोनों क्षेत्र जो है कुरु रीजन जो था या महाजनपद उसके अंतर्गत आते थे। तो 3 जो थे बिहार में, एक राजस्थान, एक दक्षिण भारत का एकमात्र जो था अशमक, इसके अलावा एक कश्मीर और एक पाकिस्तान का क्षेत्र था। बाकी जो क्षेत्र थे वो मध्य प्रदेश का, जैसे अवंती है तो उत्तरी उज्जैनी और जो महिष्मती ये मध्य प्रदेश, और कुछ जो हुए वो उत्तर प्रदेश के महाजनपद हैं। अब जो हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि ज्यादातर महाजनपद से जो सवाल पूछे जाते हैं यही पूछे जाते हैं, राजधानियां कौन सी थी, या कभी कभी मान लीजिए कुछ ऐसे सवाल पूछे जैसे कि जो पहला हमने बात की थी वाराणसी जिसकी राजधानी थी काशी क्षेत्र का, तो वहां के राजा कौन से थे, तो याद रखिएगा ब्रह्मावर्त जो थे वहां के सबसे प्रतापी राजा थे। तो यहाँ मगध साम्राज्य के विस्तार को हम सबसे पहले समझते हैं, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी कि मगध साम्राज्य का जो पूरा विस्तार है वो कैसा है। क्योंकि यहां हम देखते हैं मगध साम्राज्य का विस्तार। तो हम मेनली जो चर्चा करने वाले हैं 3 प्रमुख वंशों की, लेकिन हम मौर्य जो है इसी का विस्तार है तो बस एक नजर देख लेंगे। अब हम यहाँ प्रमुख वंशों की बात करें तो प्रमुख जो वंश थे हर्यक वंश, हर्यक वंश के बाद फिर आता है शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के पश्चात आता है नंद वंश, और इनके पश्चात जो वंश आता है जो कि मगध साम्राज्य का विस्तार बहुत ही बड़े क्षेत्र में हो जाता है, उस समय जो मगध साम्राज्य है अपने सबसे उत्कर्ष पे होता है वो है मौर्य वंश। लेकिन आज के सेशन में हम इसकी चर्चा नहीं करने वाले हैं, मेनली जो चर्चा है वो 3 प्रमुख वंशों की होने वाली है। तो हर्यक वंश के अंतर्गत अगर बात की जाए तो हर्यक वंश के अंतर्गत जो प्रमुख शासक थे तो पहला जो था या संस्थापक कहा जाए बिंबिसार, बिंबिसार के पश्चात उसका पुत्र अजात शत्रु गद्दी पर बैठता है। उसके बाद इसका पुत्र अपने पिता की हत्या कर, क्योंकि अजात शत्रु ने भी अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठा था और उदयन ने भी अपने पिता अजात शत्रु की हत्या कर गद्दी पर बैठा था, और इसी कारण से इस वंश को जो है पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। उसके पश्चात जो सबसे अंतिम शासक था वो याद रखिएगा नागदशक, नागदशक, और नागदशक की ही हत्या करके शिशुनाग ने जो है नागवंश की या शिशुनाग वंश की नींव रखी थी। तो नाग यहां शिशुनाग वंश के अंतर्गत अगर हम बात करें तो पहले शिशुनाग, शिशुनाग के पश्चात जो शासक बना था याद रखिएगा वो बना था कालाशोक, जिसकी हत्या महापद्म नंद ने कर दी थी। और कालाशोक के 8 पुत्रों ने शासन किया था। कालाशोक की मृत्यु के पश्चात 22 वर्षों तक मगध पर जो है शिशुनाग वंश का ही शासन था, जिसमें कालाशोक के कई पुत्रों ने शासन किया। तो जो अंतिम शासक था वो याद रखिएगा नंदीवर्धन। कौन था? नंदीवर्धन। और नंदीवर्धन को पराजित करके महापद्म नंद ने किस वंश की नींव रखी? तो नंद वंश की। तो इसका जो संस्थापक था वो याद रखिएगा महापद्म नंद। महापद्म नंद के बाद जो शासक बनता है वो बनता है घनानंद।
घनानंद नहीं, नाम था धनानंद। और धनानंद को ही फिर धनानंद की हत्या करके फिर क्या बोलते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी थी। तो मौर्य वंश के अंतर्गत अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य, इसके पश्चात जो शासक बने थे बिंदुसार, बिंदुसार के बाद जो शासक बना था वो अशोक, और अशोक के पश्चात जो शासक बने थे वो थे बृहद्रथ। तो ये पूरा जो क्रम था मौर्यों का, और उसी के बाद इसकी हत्या कर कर फिर से जो है एक अलग से, उसकी चर्चा हम अपनी आने वाले क्लासेस में करेंगे। तो ये पूरा जो था मौर्य वंश का जो था साम्राज्य विस्तार था। तो आज हम पूरा इन पे चर्चा करने वाले हैं। मौर्य वंश पे जो चर्चा होगी आपकी नेक्स्ट सेशन में, ये जो चर्चा है वो आज नहीं होने वाली है। इधर अगर बात करें तो ये जो थे संस्थापक थे पहले जो, तो सभी के, ये जो थे अंतिम थे, जो लास्ट में सबके होंगे वो अंतिम शासक होंगे। तो अब इनके बारे में हम कुछ जो महत्वपूर्ण जानकारियां है वो देख लेते हैं, कौन कौन सी। तो बिंबिसार के बारे में, क्योंकि मगध साम्राज्य में ऐसा नहीं था कि सबसे पहले इन्होंने ही शासन किया, यानी कि बिंबिसार ने ही। बुद्ध से पूर्व, महात्मा बुद्ध से पूर्व की अगर बात की जाए तो मगध जो साम्राज्य था वहां पर बृहदत्त और जरासंध इन्होंने शासन किया था। बृहदत्त और उसी का पुत्र थे जरासंध। तो जरासंध को पराजित करके ही फिर बिंबिसार ने जो है हर्यक वंश की नींव रखी थी। और यहीं से कहीं ना कहीं कहा जाए तो मगध साम्राज्य का जो वास्तविक स्थापना कह सकते हैं, या फिर मगध साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक की बात की जाए तो वो बिंबिसार को ही कह सकते हैं। इससे पूर्व भी वहां पर जो है राजाओं ने शासन किया था, पर वास्तविक संस्थापक की अगर बात की जाए तो बिंबिसार, या सबसे जो पहला वहां पर प्रमुख वंश हुआ वो था हर्यक वंश। तो हम कह सकते हैं बिंबिसार के बारे में 3-4 बातें जो महत्वपूर्ण है। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, उसके अलावा बिंबिसार को जैन जो साहित्य था उसमें श्रेणी कहा गया था। किस उपनाम दिया गया था? तो जैन साहित्य में अगर कहा जाए श्रेणिक उपनाम, क्योंकि जो मगध साम्राज्य है इसकी जो पहली राजधानी बनी थी वो गिरिब्रज या राजगृह, तो उसकी स्थापना भी बिंबिसार ने ही की थी और फिर उसी को अपनी राजधानी गिरिब्रज जाना जाता था पहले, जब जरासंध और बृहदत्त शासन करते थे तो गिरिब्रज था। फिर इन्होंने राजगृह शहर, जो कि 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ एक क्षेत्र है, इसीलिए कहा जाता है कि वो एक सुरक्षित क्षेत्र है। मगध साम्राज्य की जब हम विशेषताओं की चर्चा करेंगे तो वहां हम देखेंगे भी कि ये जो क्षेत्र थे, क्यों सैन्य दृष्टि से देखा जाए या फिर शत्रुओं से कैसे जो थे, 5 तरफ से राजगृह जो था पहाड़ियों से घिरे होने के कारण शत्रुओं से सुरक्षित था। और ठीक वैसे ही जब पाटलिपुत्र इनकी राजधानी बनती है तो वो भी जल दुर्गों से घिरा हुआ था, तो वो भी जो है शत्रुओं से सुरक्षित माना गया था। तो इसलिए इनके विस्तार में ये कहा जाता है कि जब मगध साम्राज्य का उत्कर्ष होता है तो कहीं ना कहीं ये जो रीजन माने जाते हैं। बिंबिसार की बात की जाए, फिर बिंबिसार की ही हत्या कर, अपने पिता की हत्या कर जो है अजातशत्रु शासन बनता है। बिंबिसार के बारे में एक और जो महत्वपूर्ण बात है वो याद रखिएगा कि इन्होंने राजनीतिक दृष्टि से स्वयं को समृद्ध बनाने के लिए या फिर अपने राज्य का विस्तार करने के लिए, अपने साम्राज्य विस्तार के लिए इन्होंने 3 वैवाहिक संबंध रखे थे, जिसमें महाकोशला से शादी की थी, उसके अलावा एक चेलना थी जो लिच्छवियों से थी, उनसे शादी की थी, और पंजाब की एक रानी थी छेमा। इन्होंने 3 विवाह किए थे सिर्फ साम्राज्य विस्तार और राजनीतिक प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए। और इस वजह से मगध जो है कह सकते हैं कि उत्तर की तरफ भी विस्तार हुआ
और पश्चिम और पूर्व क्षेत्रों में जो है हमें विस्तार नजर आता है, क्योंकि पंजाब में की शादी इन्होंने, उसके बाद लिच्छवियों के से इनका संबंध रहा, और महाकौशल जो थी उनकी जो कुल था उनसे भी इनका वैवाहिक संबंध रहा। तो ये तो अजात शत्रु को हम एक जो नाम देते हैं, क्योंकि पिता की हत्या करके, तो कुणिक किस उपनाम से जाना जाता है? कुणिक। उदयन ने फिर क्या किया? अपने पिता की हत्या की। याद रखिएगा बिंबिसार के समय जो राजधानी थी वो याद रखिएगा, वो राजगृह। अजात शत्रु और दोनों के समय राजधानी जो थी राजगृह थी, लेकिन पहले ग्रीवरज के नाम से जानी जाती थी। उदयन ने जो है क्या किया? पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की, वह अपनी राजधानी यानी कि हम कह सकते हैं कि इन्होंने अपनी राजधानी जो है राजगृह से स्थानांतरित करके कहां कर दी? पाटलिपुत्र। अजात शत्रु अंतिम जो था नागदसन, जिसकी हत्या उसके अमात्य, अमात्य समझ सकते हैं, मंत्री को अमात्य नाम दिया जाता है, तो इसका जो मंत्री था शिशुनाग ने हत्या कर नागदशरथ की जो अंतिम हर्यक शासक हुआ, और किस वंश की नींव रखती? तो शिशुनाग वंश की नींव रखती। शिशुनाग जब शासक था तो उस समय जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र ही थी, याद रखिएगा। लेकिन जब उसका पुत्र कालाशोक शासक बनता है तो याद रखिएगा इसने राजधानी कहां से कहां स्थानांतरित कर दी? तो कह सकते हैं, सॉरी ये गलत मैं फैक्ट्स बता दी। शिशुनाग जब शासक बनता है तो ये राजधानी जो है वैशाली बना लेता है, वैशाली को राजधानी, यानी पटना से राजधानी कहां स्थानांतरित कर लेता है शिशुनाग? वैशाली में। लेकिन जब इसका पुत्र कालाशोक शासक बनता है तो ये अपनी राजधानी जो है पुनः पटना, पुनः पाटलिपुत्र, ये पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी। लेकिन ऐसा कहा जा, जो बाणभट्ट की रचना है हर्षचरित, उसमें ये लिखा गया है कि जब कालाशोक अपने पाटलिपुत्र वाले क्षेत्र में भ्रमण कर रहा था तभी जो है महापद्म नंद द्वारा चाकू मारकर कालाशोक की हत्या कर दी गई थी। लेकिन उस समय ऐसा नहीं हुआ कि यहीं पर जो है शिशुनाग वंश का अंत होता है। इसके जो पुत्र थे कालाशोक के, उन्होंने लगभग 22 वर्षों तक शिशुनाग वंश पर जो है शासन किया। लेकिन जो अंतिम शासक था वो था नंदीवर्धन, और नंदीवर्धन के बाद फिर नंद वंश की स्थापना होती है, इसे पराजित करके या हत्या करके, ये क्लियर नहीं लिखा हुआ है बहुत सारी पुस्तकों में। तो फिर महापद्म नंद किस वंश की नींव रखता है? तो नंद वंश की। एक दो और फैक्ट्स याद रखिएगा। तो अजात शत्रु के समय जो है प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, बौद्ध संगीति। फर्स्ट जो है बौद्ध संगीति जो हुई थी, जबकि सेकंड की अगर मैं बात करूं तो कालाशोक के समय हुई थी। अगर सेकंड बौद्ध संगीति की बात की जाए तो वो किसके समय काल में हुई थी? तो कालाशोक के समय। महापद्म नंद, महापद्म नंद के बाद कौन शासक बनता है? धनानंद। तो धनानंद एक ऐसा राजा था जो अपनी जनता पर या वहां की जनता पर बहुत कर आरोपित किया था, और इससे वहां की जो जनता थी असंतुष्ट थी। एक बार इनके दरबार में जो तक्षशिला के आचार्य थे चाणक्य, कौटिल्य की रचना क्या है? अर्थशास्त्र। तो कौटिल्य की जो रचनाकार, अर्थशास्त्र के जो रचनाकार थे कौन? चाणक्य। तो चाणक्य जब धनानंद के दरबार में आते हैं, उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, तो धनानंद उन्हें अपमानित कर अपने दरबार से निकाल देता है। तो इस बात से फिर वो अपने शिष्य यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है
वो चाणक्य के शिष्य थे। तो ये अपने शिष्य को जाकर सारी बातें बताते हैं कि मैं ऐसे गया था धनानंद के दरबार में, तो उसने मुझे बेइज्जत करके अपने दरबार से बाहर निकाल दिया। तो इसी बात का बदला लेने के लिए, क्योंकि गुरु शिष्य का रिश्ता भी ऐसा होता था प्राचीन समय में, बहुत ही ज्यादा गहरा होता था। द्रोणाचार्य के बारे में भी हमने ये पढ़ा है। तो जो इन्होंने अपने गुरु के अपमान का बदला लेने के लिए धनानंद की हत्या कर किस वंश की नींव रख दी, तो फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की नींव रख दी। महापद्म नंद के बारे में कहा जाए एक, तो ये याद रखिए, ये पहले शूद्र शासक थे। शूद्र यानी जो निम्न वर्ग के लोग थे, शूद्र शासक। ये जो थे पहले शूद्र शासक थे। तो ये एक मोटा मोटी खाका हमने तैयार कर लिया। अगर ऐसे आप अपने 2-3 बार रिवीजन कर लेंगे कि कैसे कैसे किस कौन सा वंश। देखिए इतिहास में जब हम वंशों के बारे में, एंशिएंट और मिडाइवल में ऐसे ही आपको पढ़ना है, ये वंश आए, इस वंश में ये राजा बना, ये राजा बना। तो इसमें आपको क्रम याद करने का तरीका ऐसे ही है कि आप बार बार एक तो रिवीजन करिएगा तो याद रहता है, और फिर एक ऐसा आप जब भी पढ़ाई करें ऐसे अपनी कॉपी पर रफ बना ले कि अच्छा ये हुआ, ये हुआ, ये घटना हुई, इस राजा के समय ये महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। क्योंकि सारी बातें तो याद किसी को नहीं रख सकती, कोई भी जो है आप टोटल फैक्ट्स नहीं याद रख सकते। तो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, जिनके पूछे जाने के चांसेस ज्यादा है, वो कम से कम आप एक रफ पेपर पे कर लें कि अच्छा ये शासन, जैसे जब हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे, मुगल के बारे में पढ़ेंगे, मराठों के बारे में पढ़ेंगे, गुप्त हुआ या गुप्तोत्तर, जो भी शासक पढ़ेंगे दक्षिण भारत, तो उनका यही याद करने का आपका जो तरीका है कि आपको क्रम पता हो, फिर उनमें भी किस वंश में कौन कौन से जो प्रमुख शासक है, अच्छा इसके बाद ये बने, इनके समय में ये महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, ये आपको याद रखनी पड़ेगी, तभी जाकर जो है हिस्ट्री आपका मजबूत हो पाएगा। तो ये चीजें जो महत्वपूर्ण है। अब हम बढ़ते हैं अपने जो मेन टॉपिक पे। तो मगध साम्राज्य की हम चर्चा करने वाले हैं। मगध साम्राज्य, तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष अगर बात की जाए, उत्तरी भारत का, अगर मगध साम्राज्य के बारे में, हाँ एक बात यही मैं बताना चाहती थी बट भूल गई कि मगध साम्राज्य जो था उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था, और इसकी जो 2 राजधानियां थी, इसकी 2 राजधानियां रही, मगध साम्राज्य की कौन सी 2 राजधानियां रही, तो राजगृह, गिरिव्रज भी कह सकते हैं या राजगृह ही हम लिखते हैं, पहले याद रखिएगा गिरिव्रज के नाम से, और फिर दूसरी जो रही पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र, तो याद रखिएगा जो पाटलिपुत्र था प्राचीन समय का सबसे वैभवशाली शहर था। अगर बात की जाए पाटलिपुत्र की, तो याद रखिएगा कि प्राचीन समय में जो सबसे वैभवशाली शहर था या नगर था वो पाटलिपुत्र था, मगध साम्राज्य। एक बात और मैं बताना भूल गई आप सभी से कि उस समय जो 4 महत्वपूर्ण महाजनपद थे, उसमें एक, अगर महाजनपदों की जहां चर्चा कर रहे थे वहीं पर देखे, तो एक तो मगध का क्षेत्र था, एक अवंती का क्षेत्र जो था, एक कोसल का क्षेत्र जो था काफी उस समय अपने उत्कर्ष, और वत्स। ये 4 जो महाजनपद थे, लिख सकते सबसे शक्तिशाली जो जनपद थे, सबसे शक्तिशाली महाजनपद। जनपद क्या होता है? जिला। तो महाजनपद उस सभी में भी जो सबसे समृद्ध और विस्तृत है, जहां पर राज शासन वगैरह जो है वो संपन्न है उन क्षेत्रों में। तो याद रखिएगा वो थे मगध, उसके अलावा वत्स, उसके अलावा बात की जाए तो कौशल और अवंती।
ये जो थे सबसे प्रमुख। लेकिन अगर महानगरों की बात की जाए कि उस समय के प्रमुख महानगर कौन थे, तो एक याद रखिएगा, चंपा जो था। उसके अलावा यहां हम लिख सकते हैं बाद में, क्योंकि पाटलिपुत्र भी बन गया था इसकी राजधानी। मगध का जो है पाटलिपुत्र जो था, वो जो क्षेत्र था वो बहुत उस समय में वैभवशाली था शहर। उसके अलावा हम कह सकते हैं वैशाली भी काफी समृद्ध है। तो ये सब जो शहरों की अगर बात पूछा जाए कि कौन से महानगर, लेकिन सबसे वैभवशाली महानगर या नगर की बात की जाए तो प्राचीन समय में पाटलिपुत्र था। तो उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली और समृद्ध कहा जाए महाजनपद, ना कि जनपद, कौन सा था? मगध। भगवान बुद्ध के पूर्व बृहद्रथ और जरासंध, हमने शुरू में चर्चा भी की थी कि इन दोनों ने जो है वहां पर शासन किया था। बृहद्रथ और जरासंध, बृहद्रथ का ही पुत्र था जरासंध, इन्हें ही पराजित कर बिंबिसार ने जो है मगध पे जो है हर्यक वंश की नींव रखी, या मगध में कह सकते हैं कि पहली बार किसी वास्तविक वंश की जो है स्थापना हुई। याद रखिएगा, तो इस समय जो राजधानी थी उन समय किस नाम से जानी जाती थी? तो वो कहलाती थी गिरिव्रज। गिरिव्रज के नाम से जो है राजधानी जानी जाती थी। भौगोलिक स्थिति, यानी कि उस समय के क्षेत्र की बात की जाए, जो मगध का विस्तार था कैसा था, तो अगर भौगोलिक स्थिति की बात करें तो मगध की जो सीमा है उत्तर में गंगा से, दक्षिण में विंध्य से, जो नीचे विंध्य का रीजन है उससे, विंध्य पर्वत से, पूर्व में चंपा यानी कि जो अंग का रीजन था और उसकी जो राजधानी थी चंपा से, और पश्चिम में सोन से घिरा हुआ था। किससे घिरा हुआ था? इन क्षेत्रों में जो है विस्तृत था मगध का पूरा साम्राज्य। और पाटलिपुत्र के बारे में कहा जाता है कि जो पाटलिपुत्र है वो गंगा, सोन और गंडक नदी के जो संगम पर वो बसा हुआ था, और इसीलिए मगध की जो दोनों राजधानियां थी काफी सेफ, यानी शत्रुता की दृष्टि से देखे तो बहुत ज्यादा जो थी वो सुरक्षित थी, क्योंकि राजगृह भी जो थी वो 5 पहाड़ियों से घिरी होने के कारण शत्रुओं से सुरक्षित थी, और पाटलिपुत्र भी जो है जल दुर्ग से घिरे होने के कारण शत्रुओं के से हमेशा सुरक्षित रहे। और ये सभी इनके साम्राज्य के विस्तार या उत्कर्ष के प्रमुख कारणों में माने जाते हैं। विशेषताएं अगर कहें कि कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं थी मगध साम्राज्य की, तो याद रखिएगा विस्तृत उपजाऊ मैदान। अब क्यों विस्तृत उपजाऊ मैदान? क्योंकि मगध का क्षेत्र हमने देखा, एक तरफ गंगा, दूसरी तरफ सोन की तरफ से, एक तरफ जो है, तो क्या होती थी कि जब बाढ़ आने के बाद क्या होता है, नदियों में पानी अधिक होता है तो दूर दूर तक बाढ़ का पानी बढ़ जाता है। तो बाढ़ के पानी के साथ जब नदियां अपने साथ जो अवसाद लाती है, जब नदियां बाढ़ खत्म होता है पीछे की तरफ बढ़ जाती हैं, तो वो अवसाद क्या होते हैं ना, जलोढ़ का निर्माण करते हैं। आप सभी जब जियो पढ़े होंगे तो पढ़े भी होंगे, या आगे आप इससे पढ़ेंगे जब सर पढ़ाएंगे, तो क्या होता है जलोढ़ क्षेत्र जो होता है वो भी देखेंगे कि हम वहां 2 क्षेत्रों में बांट देते हैं, एक बांगर कहलाता है और एक खादर। तो उस जलोढ़ जो क्षेत्र होता है वो काफी उपजाऊ होता है, और खासकर जो नवीन जलोढ़ होता है, जो प्रत्येक वर्ष बाढ़ के पानी से जो क्षेत्र जो है भीग जाता है, या जहां प्रत्येक वर्ष जो है बाढ़ का पानी जिन क्षेत्रों को भिगो या पहुंचती है वो क्षेत्र ज्यादा उपजाऊ होता है। तो इसी वजह से गंगा और सोन नदियों के बीच, तो गंगा में पानी आने से अपने साथ अवसाद जो लाती थी, तो वो जो जलोढ़ क्षेत्र था वहां पर फसलें काफी अच्छी उपजाई जाती थी, चावल की खेती अच्छी होती थी, या अन्य जो भी फसलें थी उनकी उपज जो थी काफी अच्छी थी, इसलिए ये क्षेत्र कहा जाता है कि उपजाऊ मैदान था। कृषि में लोहे एवं नवीन तकनीक का प्रयोग, उत्तर वैदिक काल की जब हम चर्चा कर रहे थे तो वहां हमने चर्चा की थी कि इस समय तक जो लोग थे लोहे से परिचित हो गए थे, तो लोहे से परिचित होने के कारण अब यहाँ पर लोहे की जो थी मगध के क्षेत्र में उपलब्धता अच्छी थी, तो इससे क्या हुआ, बहुत सारे नए औजार बनेंगे, जैसे कृषि में भी जो बहुत सारे काम में आएंगे,
क्योंकि पहले क्या था, पाषाण में क्या होता था, पत्थरों से बनते थे। फिर जब लोहे की खोज हुई तो बहुत सारे कृषि उपकरण बने, फिर युद्ध के लिए भी बहुत सारे हथियार बनने लगे, तो इसलिए नवीन तकनीक और लोहे का प्रयोग हुआ। कृषि के लिए भी कह सकते हैं, या फिर बाद के समय में हम देखेंगे युद्धों में भी इनका प्रयोग हुआ। रथ बना पहिए के प्रयोग के बाद, तो इन सबों के लिए जो लोहे से क्या हुआ, नई तकनीकों का विकास हुआ। वन क्षेत्र एवं हाथियों की उपलब्धता, इसका मतलब क्या, वन क्षेत्र था। जब हम देखते हैं मगध का जो रीजन था, वहां वनों की उपलब्धता थी। दक्षिण बिहार में जब आप देखेंगे तो वहां वनों की उपलब्धता थी। वनों की उपलब्धता से क्या होती थी, हाथियां मिलते थे वनों से, तो ये हाथी जो है ना सेना में शामिल होते थे। इन्हें ट्रेंड किया जाता था, यानी प्रशिक्षित कर फिर इन्हें सेना में भर्ती किया जाता है। तो हाथियों का बड़े पैमाने पे जो पहला प्रयोग युद्ध में या सेना में हुआ, वो हम मगध साम्राज्य में ही देखने को मिलता है। खासकर मौर्य के समय में हम देखेंगे कि हाथियों का जो है सेना में बहुत अधिक जो है क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा जो सेना में शामिल थी हाथियां। खनिज संसाधनों की भी इन क्षेत्रों में उपलब्धता थी। जो मगध का रीजन है वहां पर जो है गया वाला, नालंदा वाला जो क्षेत्र है, वो खनिज दृष्टि से आज भी देखेंगे तो काफी समृद्ध है। तो ये उपलब्धता थी। व्यापार की अनुकूल दशा और प्राकृतिक सुरक्षा भी थी। अब व्यापार की अनुकूल दशा के मतलब, क्योंकि उस समय जो व्यापार है मेनली किससे, जल मार्गों से होता था, तो जल मार्ग की उपलब्धता थी। जो पाटलिपुत्र क्षेत्र था मगध, हमने चर्चा भी की, सोन गंगा नदियों, तो इस वजह से व्यापार जो था आसानी से हो जाता था। और प्राकृतिक सुरक्षा तो थी ही, क्योंकि जल दुर्ग से घिरा था तो शत्रुओं से सुरक्षित था। राजगृह जो है 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी तो शत्रुओं से सुरक्षित थी। तो ये सभी जो है मुख्य विशेषताएं हैं। अब हमने चर्चा तो कर ही ली है, तो थोड़ा एक नजर देख लेते हैं कौन कौन से प्रमुख वंश आए, उनके द्वारा कुछ किए गए कार्यों की भी चर्चा कर लें। तो मगध साम्राज्य के प्रमुख वंशों के अंतर्गत हम सबसे पहले जो चर्चा करने वाले हैं वो हर्यक वंश की। और इसमें अगर उनके शासन की बात की जाए तो 544 बीसी से लेकर 412 बीसी तक उन्होंने जो है शासन किया। और सबसे पहले जो शासक बने वो बिंबिसार, जिन्होंने 544 से लेकर 492 बीसी तक शासन किया मगध साम्राज्य पर। इन्होंने, हमने चर्चा की थी कि राज्य विस्तार के लिए 3 विवाह किए थे, राजनीतिक प्रतिष्ठा के लिए और अपने साम्राज्य विस्तार के लिए। और इसके समय देखेंगे हम कि उत्तर की तरफ भी हमें विस्तार कुछ मिलेगा। फिर पश्चिम के समय पंजाब वगैरह में जो शादियां हुई थी, तो उत्तर पश्चिमी भी क्षेत्र कह सकते हैं, उनमें जो विस्तार हमें देखने को मिला। तो पहली जो शादी की थी महाकोशला देवी से की थी, जो कहाँ की राजन कोसल राज की पुत्री थी और प्रसेनजित की बहन थी। इसी प्रसेनजित से अजात शत्रु का युद्ध होगा और युद्ध में हारने के बाद प्रसेनजित अपनी बेटी से शादी जो है अजात शत्रु की करेंगे, यानी कि महाकोशला की जो भतीजी है उसी से अजात शत्रु की भी शादी होगी। और दहेज में क्या मिला, काशी प्रांत मिला। सोच सकते हैं दहेज कब से चल रहा है, भले ही हम जब वैदिक सभ्यता की चर्चा कर रहे थे तो वहां दहेज जैसी बात नहीं थी, लेकिन दहेज लंबे टाइम से अलग अलग रूप में नजर आता है। तो काशी प्रांत मिला और इसके बदले उन्हें वार्षिक रूप से कह सकते हैं, यानी इस काशी प्रांत से बिंबिसार को वार्षिक 1 लाख रुपए मिलता था। यानी 1 लाख रुपए जो है इन्हें वार्षिक तौर पर काशी प्रांत से प्राप्त होता था। और अगर कहें दूसरी जो इन्होंने शादी की थी वो वैशाली के जो लिच्छवी थे उनकी राजकुमारी चेलना, कहीं कहीं छेलना भी लिखा होगा, याद रखिएगा। छेलना नहीं, छलना लिखा होगा, छलना। इन्हीं को कहीं कहीं किसी किसी स्रोतों में छलना भी लिखा होगा। और याद रखिएगा जो अजात शत्रु का जन्म हुआ था इन्हीं से, अजात शत्रु को जन्म दिया। तीसरी जो शादी इनकी हुई थी वो हुई थी क्षेमा, पंजाब के मद्र कुल की जो राजकुमारी थी उनसे इनकी तीसरी शादी हुई थी। तो देखिए वैशाली कौशल का जो क्षेत्र था और क्षेमा पंजाब वाले क्षेत्र तक इन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया। बिंबिसार ने अवंती का जो शासक था चंड प्रद्योत, क्योंकि चंड प्रद्योत से इनकी मित्रता अच्छी थी, गहरी थी, तो इन्होंने अपना जो पहले
जो भी राजा होते थे उनके दरबारी कवि होते थे या फिर राजवैद्य होते थे, तो जो इनका राजवैद्य था जीवक, इसे इलाज के लिए, चंड प्रद्योत के इलाज के लिए भेजा था। और एक बात यहाँ और याद रखिएगा कि जीवक ने महात्मा बुद्ध की भी इलाज की थी, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने स्वयं बिंबिसार को बौद्ध धर्म का उपदेश दिया था। स्वयं आकर उन्होंने बौद्ध धर्म का उपदेश दिया था। और ये जो हर्यक वंश है, इन्होंने मेनली जो है बौद्ध धर्म को ही प्रश्रय दिया था। शुरुआती समय में अजातशत्रु और उदयन भले ही जैन धर्म को मानते थे, लेकिन बाद के समय में वो लोग भी बौद्ध धर्म को अपनाने लगे। लेकिन बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध से ही बौद्ध धर्म का उपदेश लिया था और बौद्ध धर्म को इन्होंने प्रश्रय दिया था और बहुत दान दक्षिणा या बहुत सारे भूमि का कह सकते हैं क्षेत्रों का इन्होंने बौद्ध धर्म को दान किया था। तो याद रखिएगा, जीवक ने महात्मा बुद्ध की भी क्या कहते हैं इलाज की थी। और जैन साहित्य में इन्हें क्या नाम दिया गया है? जैन साहित्य में हमने चर्चा भी की थी, इन्हें कुणिक कहा गया था। नहीं, कुणिक तो अजातशत्रु को श्रेणी। एक बात याद रखिएगा कि ये तो 3 विवाह साम्राज्य विस्तार के लिए किए ही, लेकिन युद्ध करके इन्होंने अंग पर जीत हासिल की। युद्ध में इन्होंने यानी बिंबिसार ने अंग पर जीत हासिल की तथा अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक घोषित किया, बनाया। और अंग का राजा किसे बनाया? अपने पुत्र अजातशत्रु को। और फिर अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके मगध साम्राज्य की गद्दी पर बैठ गया। इसलिए याद रखिएगा कि पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। अब आए अजातशत्रु। इन्होंने 492 से लेकर 360 बीसी तक शासन किया, लगभग 32 वर्षों तक। 52 वर्षों तक जो है बिंबिसार ने मगध साम्राज्य पर शासन किया था। अजातशत्रु ने कौशल नरेश जो प्रसेनजित थे, जिनकी बहन से इनकी एक और जो मां थी महाकोशला थी, उन्हीं से युद्ध हुआ प्रसेनजित से। और युद्ध में प्रसेनजित हार जाते हैं और हारने के बाद इन दोनों के बीच जो बात होती है या फिर कहते हैं एक संधि होती है, उस संधि के तहत प्रसेनजित जब पराजय हो जाते हैं तो समझौता जो होता है, ये अपनी पुत्री जो थी वाजिरा, इसका विवाह अजातशत्रु से होता है। यानी अजातशत्रु का जो विवाह हो जाता है प्रसेनजित की बेटी से हो जाता है। और प्रसेनजित की बहन की जो शादी हुई थी वो बिंबिसार से हुई थी। अजातशत्रु ने रथ, मुसल और महाशिला कंटक जैसे हथियारों का प्रयोग किया था युद्ध में। और याद रखिएगा, इन्हें अजातशत्रु को कुणिक उपनाम दिया गया था। और ये क्यों दिया गया था? यानी अपने कुल की हत्या करने या पिता की हत्या करने के लिए। और इन्हें कुणिक और पितृहंता वंश के नाम से भी जाना गया। उसके बाद आया उदयन, 460 से 444 बीसी तक शासन किया। और इसने जो मुख्य काम किया, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की और उसको अपनी राजधानी बना दी। यानी कि अब राजधानी राजगृह से स्थानांतरित करके कहां कर दी गई? तो पाटलिपुत्र कर दी गई। और यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो अंतिम शासक था वो कौन बन गया? नागदशक। और इसी की हत्या इसके अमात्य यानी मंत्री शिशुनाग द्वारा करके किस वंश की नींव रख दी गई? शिशुनाग वंश। तो अब आया शिशुनाग वंश, 412 से 344 बीसी तक रहा, जिसमें पहला जो शासक बना शिशुनाग 412 से 394 बीसी तक। और इसने अपनी राजधानी क्या कर दी? पाटलिपुत्र से स्थानांतरित करके वैशाली को बना दी। और फिर जब इसका पुत्र कालाशोक आता है तो वो राजधानी फिर कहां कर देता है? तो याद रखिएगा, पुनः पटना कर दिया जाता है। कालाशोक का शासन 394 से 366 बीसी तक रहता है। इसका नाम पुराण और दिव्यवदान, दिव्यवदान जो है एक बौद्ध ग्रंथ है, तो इन दोनों में इसके लिए जो नाम दिया गया है, याद रखिएगा, काकवर्ण। किस नाम से जाना जाता है? तो काकवर्ण के नाम से जाना जाता है। इसने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को
अपनी राजधानी बना दी, यानी फिर से राजधानी कहाँ हो गई, पाटलिपुत्र। और इसी के समय में हमने चर्चा भी की थी कि वैशाली में ही जो है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। कब, 383 बीसी में, जबकि 483 बीसी में अजात शत्रु के समय काल में राजगृह में सप्तपणी जो गुफाएं हैं वहां पर प्रथम बौद्ध संगीति की गई थी, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, महाकश्यप के द्वारा। और उसी समय विनय पिटक और सूत पिटक का संकलन हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति में, जिसमें सूत पिटक की रचना आनंद ने की थी और विनय पिटक की रचना उपाली ने की थी। और दूसरी जब बौद्ध संगीति हुई, यहाँ जो सेकेंड बौद्ध संगीति हुई, तो इस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, वैशाली में आयोजित की गई थी, याद रखिएगा, वैशाली में। और अध्यक्षता की थी सुबकमीर ने। और इस समय जो है बौद्ध धर्म महासंघिका और अस्थविर में विभाजित हो गया था। तो ये जो कुछ मुख्य कार्य जो थे कालाशोक के समय। अब फिर कालाशोक के मृत्यु के पश्चात क्या होता है, 22 वर्षों तक शिशुनाग वंश का शासन रहता है। और जो अंतिम शासक है, यहां कर लें, अंतिम की बात करें तो वो कौन है, नंदीवर्धन। अब नंदीवर्धन शासक बनता है और इसी के पराजित करके महापद्म नंद जो है वो मगध साम्राज्य पर नंद वंश की नींव रख देता है। अब किसकी नींव होती है, नंद वंश। तो याद रखिएगा पहला शूद्र शासक है ये, यानी निम्न वर्ग से जो शासक राजा बना। इसे कौन कौन से उपनाम दिए गए हैं, तो महापद्म नंद को सर्व क्षत्रातंक, यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला, क्षत्रियों का नाश करने वाला। और एक और उपनाम दिया गया था भार्गव, यानी दूसरे परशुराम का अवतार। और इसके अलावा एक राट और एक छत्र की भी उपाधि दी गई थी। याद रखिएगा इन्हें एक और नाम दिया गया था, अकार परशुराम। किस नाम से और दिया गया था, अकार परशुराम। तो महापद्म नंद के बाद जो शासक बना वो बने धनानंद। तो ये इनके समय 326 बीसी में सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। कहां पर आक्रमण किया था, पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। और धनानंद ने जनता पर बहुत कर आरोपित किए थे, जिससे जनता जो असंतुष्ट थी। और उसी बात को समझाने के लिए जो तक्षशिला के आचार्य थे चाणक्य, जिनकी रचना क्या है, अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, उन्हें विष्णुगुप्त के भी नाम से जाना जाता है। तो वो आते हैं, लेकिन वो उन्हें अपमानित करके दरबार से निकाल देता है। और फिर चाणक्य अपने शिष्य को ये सारी बात बताते हैं और वो उनका जो शिष्य था चंद्रगुप्त मौर्य, इस बात का बदला लेने के लिए धनानंद की हत्या करके अब मौर्य साम्राज्य पर किसकी नींव रख देता है, मौर्य वंश की। तो मौर्य वंश की जो हमारी चर्चा होगी आने वाले सेशन में विस्तार से होगी, जो नेक्स्ट क्लास होगी। तो बस यहाँ देख लेते हैं 322 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की नींव रख दी। अब बस हम मगध साम्राज्य के उत्कर्ष को देख लें, इस पर चर्चा हुई है। जो विशेषताएं थी वही उत्कर्ष का कारण भी बनी। तो सुविधाजनक भौगोलिक स्थिति, हमने भौगोलिक स्थिति की चर्चा भी की थी। गंगा, सोन, विंध्य, ये सारे क्षेत्रों में पूरा हुआ जो विस्तार था वो एक वजह थी। तांबे और लोहे के उपकरण और हथियारों का प्रयोग जो था, ये जो थी इनके उत्कर्ष का कारण। कृषि के लिए मजबूत आधार, क्योंकि लोहे के उपकरण भी थे और साथ में उपजाऊ जमीन, जलोढ़ मृदा जो थी। इसके अलावा राजगृह और पाटलिपुत्र जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, एक पहाड़ी से घिरा और एक जल दुर्ग से घिरा, इसलिए शत्रु की दृष्टि से बहुत सुरक्षित था। और जो घने जंगल थे जहां से इमारती लकड़ी और सेना के लिए हाथी मिले थे, ये सभी जो थे इनके महत्वपूर्ण उत्कर्ष के कारणों में थे। क्योंकि हम मगध साम्राज्य में देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य का जो राजप्रासाद बना था, यानी जो महल बना हुआ था, वो उसमें लकड़ी का बहुत प्रयोग हुआ था और लकड़ियों से ही रथों का निर्माण होता था और लोहे वगैरह से बहुत सारे औजार। तो ये सब जो थे इसके विस्तार, या कह सकते हैं
कि उत्कर्ष या समृद्धि का मुख्य कारण था। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट सेशन में हम वहां पर मौर्य साम्राज्य के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप सभी अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।